नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास। बाल विकास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम आपको आज समझाएंगे। तो बाल विकास का अर्थ हम समझ लेते हैं। बाल विकास का अर्थ क्या है? बाल विकास का अर्थ है गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है वो बाल विकास के अंतर्गत आता है। विकास क्या होता है कि जैसे व्यक्ति केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं है, बल्कि वह मन, आत्मा, चेतन, व्यवहार का समग्र रूप होता है। तो उसमें परिवर्तन निरंतर चलता रहता है मृत्यु तक। गर्भावस्था जब वह अपने माँ के गर्भ में आता है, तब से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में जो भी परिवर्तन होते हैं, शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से परिवर्तन होते रहते हैं, उनका अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। अब सामान्यतः बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो बाल विकास को पढ़ने के लिए, समझने के लिए ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने इसको 5 भागों में बांटा है। जैसे पहला हमारा गर्भावस्था, तो जन्म से पूर्व की जो अवस्था है उसको हम कहते हैं गर्भावस्था। फिर शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष। इसके बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष की मानी गई है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसे, जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपने हिसाब से इसको वर्गीकृत किया है, लेकिन मोटे तौर पर जो वर्गीकृत किया गया है वो यही है कि बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष मानी गई है। अगला हमारा है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष मानी गई है किशोरावस्था। फिर अगला आता है प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था है 21 वर्ष से 40 वर्ष। इन सारी अवस्थाओं का जो हम अध्ययन करते हैं वो बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। बाल विकास में होने वाले परिवर्तन, तो बाल विकास में हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो उनका अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। अब हमारे शरीर में कैसे परिवर्तन होते हैं हम समझ लेते हैं। जैसे आकार में परिवर्तन। ठीक है। तो बाल विकास में जो परिवर्तन, आकार में परिवर्तन मतलब व्यक्ति जब जन्म लेता है उसका आकार अलग होता है, उसके बाद धीमे धीमे उसके आकार में परिवर्तन होता रहता है। जैसे उसके भार, ऊंचाई, मोटाई में अंतर आता रहता है। ठीक है। और उसके अंग शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप बढ़ते रहते हैं। तो हमारे आकार में परिवर्तन होता रहता है। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो उसका सर बड़ा होता है बाकी और शरीर के अपेक्षाकृत, लेकिन जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो हमारे बाकी शरीर बड़ा होता जाता है, सर छोटा हो जाता है। ठीक है। तो बाल विकास के अंतर्गत हमारा जो परिवर्तन, आकार में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा अनुपात में परिवर्तन। अच्छा, अनुपात में परिवर्तन हम समझ लेते हैं। अनुपात में परिवर्तन का मतलब है जैसे हमारा शरीर एक अनुपात में नहीं बढ़ता है, कभी कम, जैसे जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था में हमारा शारीरिक विकास तेजी से होता है, उसके बाद हमारा विकास धीमी गति से होता है निरंतर। तो अनुपात में परिवर्तन होता रहता है। जरूरी नहीं है कि हमारे 1 से 5 वर्ष या तक जैसी हमारी शरीर की वृद्धि होती है या विकास होता है उसी तरीके से हमारा आगे भी हो। ठीक है। अगला है हमारा पुरानी आकृतियों का लोप। पुरानी आकृतियों का लोप, तो पुरानी आकृतियों का लोप में जैसे हमारी सीने में एक थाइमस ग्रंथि होती है, वो उसका लोप हो जाता है। पिनियल ग्रंथि का लोप हो जाता है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। ठीक है। तो बालक जैसे बचपन में घिसट घिसट के चलता है, उसके रेंग रेंग के चलता है, धीमे धीमे वो खड़े होकर चलने लगता है, तो उसकी पुरानी आकृतियों का लोप हो जाता है और नई आकृतियाँ आती हैं। ठीक है। ये नई आकृतियों की प्राप्ति, पुरानी आकृतियों का लोप हो गया है, अब नई आकृतियों की प्राप्ति होती है। हम किसी बच्चे को देखते हैं उसमें बदलते हुए शरीर के अंग। ठीक है। उम्र के साथ बच्चे की चेहरे की बनावट में, शारीरिक बनावट में परिवर्तन होता रहता है। तो नई आकृतियों की हमें प्राप्ति भी होती है। जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें नैतिकता, धार्मिक विश्वास, भाषा के विभिन्न रूप की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद उसमें सीखने की प्रक्रिया की में भी प्राप्ति होती है। सीखने की प्रक्रिया उसकी, जब हम समाज में रहते हैं तो हम अच्छी तरीके से सीखने लगते हैं। इसके बाद देखते हैं कि बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि बाल विकास हमारे लिए, हमारी शिक्षा के लिए उपयोगी हुआ, जिससे हम लोगों को, हम जब टीचिंग लाइन में आते हैं तो सबसे बाल मनोविज्ञान हमको पढ़ना पड़ता है, हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई बाल विकास की, तो इसके पर हम चर्चा कर लेते हैं। बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक है। आप अगर
टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बच्चे की स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा हमारा किस उम्र का है और किस उम्र में उसका कितना विकास होता है, किस तरीके। तो इसीलिए हमें बाल विकास की बहुत आवश्यकता पड़ी कि बच्चे को हम समझें कि आखिर बच्चा किस उम्र में किस तरीके की गतिविधि करेगा, उससे हम कितनी अपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो यह बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक है। इसके बाद अगर हम अगला टॉपिक देखते हैं तो यह बालकों की शिक्षा में सहायक है। जैसे हम किसी बालक को देखते हैं तो हम सब बालक एक समान नहीं होते हैं, सबके सीखने की गति अलग होती है। तो अगर टीचर को पता है कि हमारा बच्चा सारे बच्चे एक तरीके से नहीं सीखते हैं, उनको सिखाने के लिए हमें अलग अलग तरीकों का उपयोग करना होगा। तो इसका भी अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। जब हम बाल विकास के अंतर्गत बालकों के बारे में समझते हैं तो उनको पढ़ाने के लिए जिन गतिविधियों की ज़रूरत पड़ती है उनका हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो यह बालकों की शिक्षा में सहायक होता है। चलिए आगे समझ लेते हैं। यह बालकों के विकास में सहायक है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, ये अगला जो पॉइंट है ये है बालकों के विकास में सहायक है। बालकों का जो विकास होता है, अगर हम ये समझें कि बालक का विकास धीमी गति से हो रहा है, हमको ये पता है कि किस किस वजह से बालक का विकास धीमी गति से हो रहा है, अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो उसमें जो सहायक चीज़ें होंगी हम उनका प्रयोग करेंगे और बालक का विकास हम अच्छे से कर पाएंगे। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, यह बालकों के व्यवहार को नियंत्रण करने में सहायक है। ठीक है, जैसे अगर हम जानते हैं कि 8 साल का बालक या 12 साल का बालक इस तरीके से व्यवहार करेगा तो हम पहले से ही अपने को उस चीज़ के लिए तैयार रख सकते हैं कि हम अपने बालक को इस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, यह बालकों के निर्देशन में सहायक है। बाल विकास के अंतर्गत जब बालकों के बारे में पढ़ेंगे तभी हम उनको निर्देशन दे सकते हैं कि बालक हमारे किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से सामाजिक व्यवहार करें। ठीक है, अब बाल विकास के आधार पर आ जाते हैं। तो बाल विकास के 2 आधार हैं। विकास कौन कौन से, वंशानुक्रम और वातावरण। इन 2 पॉइंटों को हम थोड़ा विस्तार में समझ लेते हैं। वंशानुक्रम क्या होता है और वातावरण क्या होता है। ठीक है, तो विकास के 2 आधार हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। अब वंशानुक्रम के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, जब हम जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसके वंशानुक्रम के अंतर्गत जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उससे कुछ शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताएं ऐसी होती हैं जो उसे अपने माता पिता या अपने दादी बाबा से या अपने पूर्वजों से प्राप्त होती हैं। तो जो पूर्वजों से जो चीज़ें उसको प्राप्त होती हैं, जो विशेषताएं, क्रियाएं प्राप्त होती हैं, वो वंशानुक्रम के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, तो वंशानुक्रम क्लियर हो गया यहाँ से कि वंशानुक्रम का मतलब होता है कि पूर्वजों से अनेक शारीरिक मानसिक गुण प्राप्त होते हैं, इसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। कि वंश में जैसे कोई बच्चा अच्छा पढ़ने, कोई किसी के पिताजी अच्छे हैं क्रिकेट खेलने में, तो पता चले कि बच्चा हुआ वो भी क्रिकेट खेलने में अच्छा हुआ। तो ऐसे मतलब ये हमारे वंशानुक्रम के अंतर्गत गुण चलते हैं, तो उसको हम कहते हैं वंशानुक्रम। अब हमारा विकास के अंतर्गत जो आता है तो दूसरा पॉइंट वो है वातावरण। अच्छा, वातावरण विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। जैसे वातावरण का मतलब पर्यावरण, उसके आसपास जो माहौल होता है उससे है, जो उसके आसपास पर्यावरण का या वातावरण होता है उसके अनुसार बच्चा कैसे बनता है। तो एक वुडवर्थ हैं, उन्होंने एक परिभाषा दी है कि वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। हम जन्म लेते हैं, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, हमारे पड़ोसी कैसे हैं, हम कैसे समाज में रहते हैं, जैसे हम समाज में रहते हैं वैसे ही हम बनते हैं। ठीक है, तो विकास को हमारे 2 आधार होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। अब बाल विकास के क्षेत्र, तो बाल विकास के हमने उधर देखा था कि 5 भागों में बांटा गया है, तो उसी के अंतर्गत ये आ जाता है कि विकास के क्षेत्र कौन से हैं, किसके अंतर्गत हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं। तो गर्भावस्था, शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, वय संधि, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की जो एज होती है उसको हम वय संधि बोलते हैं। उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था। तो बाल विकास का जो क्षेत्र है वो क्लियर है, गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक।
तो हमने बताया आपको कि मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से बाल विकास के क्षेत्रों को बांटा है। ठीक है, तो विकास के सिद्धांत, अब हम देख लेते हैं विकास के सिद्धांत। गैरिसन ने एक परिभाषा दी है विकास के सिद्धांत के बारे में। जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, इन परिवर्तनों को ही विकास के सिद्धांत के रूप में देखा गया है। ठीक है, विकास के जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी, अब जैसे गर्भावस्था में जैसा बालक था, उसके बाद जब वो शैशवावस्था में आया तो उसमें कुछ शारीरिक परिवर्तन हुए उसमें, उसके बाद वो बाल्यावस्था में आया तो बाल्यावस्था में भी उसमें परिवर्तन हो गया। तो जब बालक में एक अवस्था दूसरी अवस्था प्रवेश करता है और हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं तो वो विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब विकास के निम्नलिखित सिद्धांत हैं तो जो प्रक्रिया को, बाल विकास की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। अब कौन कौन से सिद्धांत हैं, चलिए हम देख लेते हैं। विकास को, ये हमारा थोड़ा चेंज हो गया है, यहाँ से ले लेते हैं। बाल विकास के सामान्यतः 8 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बाल विकास के सामान्यतः कितने सिद्धांत हैं? तो बाल विकास के सामान्यतः 8 सिद्धांत हैं। जैसे विकास की दिशा का सिद्धांत, निरंतर विकास की दिशा का सिद्धांत क्या मतलब है, चलिए एक बार हम पढ़ देते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत। ठीक है, तो विकास के सामान्यतः कितने सिद्धांत हैं? 8 सिद्धांत हैं। अब पहला हम सिद्धांत समझ लेते हैं, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा का मतलब है, इस सिद्धांत के अंतर्गत शिशु के शरीर का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। दिशा कैसी है बालक की? सिर से पैर की दिशा में। विकास की दिशा के सिद्धांत के अंतर्गत बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। किधर होता है? सिर से पैर की दिशा में। ठीक है, तो ये हमारे विकास के दिशा के, मनोवैज्ञानिक ने इस विकास को मस्तोन्मुखी या सिर पुच्छीय दिशा कहा है। ठीक है, इसके मतलब इनके अनुसार पहले क्या, शिशु का सिर, फिर धड़, बाद में हाथ पैरों का विकास होता है। तो सिर से पैर की तरफ इस सिद्धांत में जो सिर से पैर की तरफ विकास माना गया है। तो उसके अनुसार क्या होता है, पहले शिशु का सिर, फिर धड़, उसके बाद हाथ पैरों का विकास होता है। तो विकास की दिशा का सिद्धांत में क्या हो गया, सिर से पैर की दिशा में। ठीक है, निरंतर विकास का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत के अंतर्गत जैसे विकास एक समान प्रक्रिया नहीं है, इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है, पर चलती निरंतर है। गति में परिवर्तन हो, धीमे चले या तेज चले, लेकिन चलेगी निरंतर। विकास निरंतर होता है जब तक व्यक्ति जीवित है। ठीक है, तो निरंतर विकास का सिद्धांत हो गया। अगला हमारा हो गया विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अच्छा, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कई अध्ययन किए हैं, तो उन्होंने क्या पाया इन अध्ययनों में कि व्यक्तिगत भिन्नता अपनी गति से, मतलब किसी व्यक्ति में जरूरी नहीं कि अगर एक बच्चा पढ़ने में तेज है तो दूसरा भी है, दूसरा उसकी गति अलग हो सकती है पढ़ाई लिखाई में, या उसकी गति खेल कूद में ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से विकास के क्षेत्र में व्यक्ति की भिन्नता पाई जाती है। हर व्यक्ति के अलग अलग भिन्नता के साथ विकास होता है। किसी व्यक्ति में भिन्नता है, एक तरीके से नहीं होती है, भिन्न भिन्न होते हैं व्यक्ति। ठीक है, जैसे कोई जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है तो बाद में बड़ा होने पर लंबा होगा, और एक ही आयु में 2 बालकों का शरीर शारीरिक मानसिक एक तरीके से नहीं होगा। एक बालक मान लो 5 वर्ष का है तो उसकी हाइट ज़्यादा है, तो उसी तरीके से बताओ दूसरे बच्चे की कम भी हो सकती है। तो विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। क्लियर है यहाँ से? चलिए ठीक, अगला देखते हैं विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम के अंतर्गत एक क्रम, विकास का एक क्रम होता है। जैसे बच्चा गर्भ के बाद जन्म लेता है, जन्म के बाद उसका कैसे किस तरीके से विकास होता है, फिर बाल्यावस्था में किस तरीके से विकास होता है, तो एक क्रम बना हुआ है। भले धीमी गति से हो, भिन्नता के साथ हो, पर एक क्रम में ही होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में पहुँच गया, नहीं, पहले वो बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था में
आएगा। तो एक क्रम बना हुआ है विकास के सिद्धांत में, ठीक है। चलिए अगला, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत जो होता है उसके अंतर्गत जैसे बालक के शरीर में मानसिक संवेगात्मक पक्ष के विकास में परस्पर संबंध होता है। शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचि, ध्यान और व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है। इस प्रकार उसका भाषा संबंधी विकास होता है, ठीक है। मतलब जो जिस समाज में वह रह रहा है उस समाज में वह परस्पर संबंध स्थापित करके उसका विकास होता है। जिस समाज में रह रहा है वहाँ की भाषा, वहाँ की सांस्कृतिक परिभाषाएं सीखना, ठीक है। तो ये जब एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहते हैं तभी बालक का विकास होता है। अगला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। जैसे समान प्रतिमान का सिद्धांत के अंतर्गत कैसे क्या हो गया, जब जैसे मानव जाति है उसके शिशुओं का विकास प्रतिमान एक ही है, जैसे कि किसी प्रकार का अंतर नहीं है। जैसे प्रत्येक प्राणी जन्म लेता है, जन्म के बाद जैसे बच्चे के बाद वो किशोरावस्था में इस तरीके से पहुंचता है, तो इसमें एक प्रतिमान बनाओ। इसी तरीके से पशुओं में भी यही होता है, पहले छोटा बच्चा होता है उसके बाद उनका बड़ा होता है, तो समान प्रतिमान होते हैं। विकास में कोई प्रतिमान अलग नहीं होते हैं। जिस तरीके से एक मनुष्य का बच्चा छोटा होकर बड़ा होता है उसी तरीके से किसी पशु का भी बच्चा छोटे से बड़े की तरफ जाता है। अगला देख लेते हैं सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत पहले बालक सामान्य प्रतिक्रिया करता है और बाद में विशिष्ट। अब बचपन से ही बच्चा ऐसा नहीं है कि उस तरीके की, मतलब बचपन जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा इतना नहीं होता, उनको खेल कूद से ज़्यादा मतलब होता है, उनको खेलना पसंद है, ठीक है। तो सभी बच्चों को खेलना पसंद होता है। सामान्य प्रक्रिया ये होती है कि बच्चे 5 से 10 साल की जो उनकी एज होती है, 10-12 साल की उम्र, उनको खेलना बहुत पसंद है। तो हर बच्चा खेल को पसंद करता है इस उम्र में, ठीक है। तो पहले वो सामान्य प्रतिक्रियाएं उसके अंतर्गत आती हैं, उसके बाद उनमें कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं जन्म लेती हैं। चलिए आगे समझ लेते हैं वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसके अंतर्गत जब हम बालक जो हमारा है वो जैसे हमने वंशानुक्रम समझाया, वंशानुक्रम क्या होता है। वंशानुक्रम के अंतर्गत हमारे जैसे जो माता पिता होते हैं, दादी बाबा, उनसे हमें जो पैतृक लक्षण प्राप्त होते हैं वंशानुक्रम के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर वातावरण जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ के आसपास का जो वातावरण है उसके अंतर्गत, तो इन दोनों में आपसी अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया के अंतर्गत ही हमारे शरीर का विकास होता है, ठीक है। तो विकास के अंतर्गत अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया गया है, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। चलिए आगे देख लेते हैं विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। अब हम बाल विकास के जो सिद्धांत हैं उनका शैक्षिक महत्व क्या है, कि मतलब हम बाल विकास को क्यों पढ़ रहे हैं, बालक हमारे लिए क्यों जरूरी है बाल विकास को पढ़ना और इसके सिद्धांत को जानना क्यों जरूरी है, ये भी हम समझ लेते हैं। तो विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या है, जैसे हम विकास के संबंध में किस आयु के बालक से क्या अपेक्षा करें और कब करें, ठीक है। तो ये नहीं है कि 5 वर्ष के बालक से हम 10 वर्ष के बालक की अपेक्षा करके चल रहे हैं। मान लो एक 5 वर्ष का बालक है, उसको मतलब पढ़ाई में अच्छा है, तो हम दूसरे बालक से ही वही अपेक्षा करें कि वो भी पढ़ाई में या अन्य काम में उतना ही अच्छा होगा। तो हम विकास के संबंध में किस आयु के बालक से क्या अपेक्षा करें, ये भी हमको यहाँ से विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत हम जान पाते हैं। अगला, जैसे बालक की वृद्धि और विकास के लिए कब कम प्रयत्न किया जाए। बालक किस उम्र में वृद्धि ज़्यादा होती है, विकास ज़्यादा होता है, तो किस उम्र में हम उसे कम प्रयत्न करें और किस उम्र में अधिक प्रयत्न किया जाए, ठीक है। अगला जैसे पॉइंट है, इसका ज्ञान प्राप्त करके माता पिता, शिक्षक तथा अन्य लोग जिन्हें बच्चों के साथ काम करना पड़ता है वो इससे ज्ञान प्राप्त करके बच्चों के साथ अच्छे से काम कर सकते हैं। बच्चों के साथ काम करने के लिए हमें बच्चों को समझना, उनके शारीरिक मानसिक बदलावों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, हम उसके माता पिता हैं, शिक्षक हैं या फिर कुछ NGO होते हैं जो बच्चों के साथ काम करते हैं, तो उनको बाल विकास का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो विकास को प्रभावित करने वाले में जो पहला कारक है जातीय संस्कृति। जातीय संस्कृति हमारे विकास को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करती है।
जैसे भारत में आध्यात्मिक और पाश्चात्य संस्कृति की विशेषता भौतिकता है। इस प्रकार जिस संस्कृति, जिस पर्यावरण में, जिस देश में बालक का विकास होता है उसके अनुसार ही वह व्यक्ति बनता है। उसका विकास उसी देश की संस्कृति और वातावरण के अनुसार होता है। ठीक है। अगला जैसे बुद्धि, तो बुद्धि जैसे देखा जाता है कि कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों का विकास जल्दी हो जाता है, तेज गति से होता है, और जो बालक मंद बुद्धि के होते हैं उनका विकास धीमी गति से होता है। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है बर्ड। तो बर्ड के अंतर्गत अक्सर लोगों का विचार है कि श्वेत जातियों के बालकों का बौद्धिक विकास अधिक होता है, पर ये एक भ्रामक तत्व माना गया है। भारत में श्याम बर्ड के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, पर भारत ने अपना विश्व में एक अलग ही स्थान बना रखा है। ठीक है। अगला पॉइंट है लिंग भेद। लिंग भेद में विकास को प्रभावित करता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तब लड़के तेज गति से बढ़ते हैं और लड़कियां धीमी गति से, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है तो लड़कियां तेज गति से विकास हो जाता है, लड़के धीमी गति से बढ़ते हैं। ठीक है। तो विकास को एक जो प्रभावित करने वाला कारक है वो लिंग भेद का कारक भी है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी हमारे विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे हमारे किशोरावस्था में कई अंतःस्रावी ग्रंथियाँ सक्रिय हो जाती हैं जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है अगला पॉइंट पोषाहार। तो बालक को शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक पौष्टिक भोजन की ज़रूरत होती है, और उसको पौष्टिक भोजन अगर उसे मिलता है तो उसका विकास तीव्र गति से होता है। अगला हमारा पॉइंट है वायु एवं सूर्य का प्रकाश। तो बच्चे को बालक एवं मतलब जो बालक है, बच्चा है हमारा, उसको वायु सूर्य का प्रकाश उत्तम विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका कद, भार, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है वायु एवं सूर्य के प्रकाश का। ठीक है। रोग एवं चोट, यदि रोग व चोट अधिक भयंकर हो जाती है तो बालक का विकास धीमी गति से होने लगता है। ठीक है। इसका प्रभाव मानसिक रूप से भी पड़ जाता है। अगर बच्चे को रोग या चोट बचपन में रोग लग जाता है या चोट भयंकर लग जाती है तो इससे बालक के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अगला जैसे पॉइंट हमारा परिवार में स्थिति। तो परिवार में इसका प्रभाव भी बालक के विकास पर पड़ता है। पहले बालक की अपेक्षा दूसरे बालक का विकास तीव्रता से होता है। सबसे छोटे बालक का विकास धीमी गति से होता है। इस प्रकार जन्म क्रम का भी बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है कि आखिर बच्चे की स्थिति परिवार में क्या है, वह सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है। तो अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।